ये एक बहुत अच्छा विषय है। हम इस पूरे पाठ को अब सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि आप एक छोटे बच्चे हैं। मैं हर बात को सरल पैराग्राफ में समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी क्या और क्यों? राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल माइनस एनडीसी क्या है? ये भारत की ग्रोथ टीम का नाम है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का और विकास मतलब देश को बेहतर बनाना, जैसे अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाना। ये कब और कैसे बनी? एनडीसी को अगस्त 1952 में शुरू किया गया था। इसे किसी बड़े कानून से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दफ्तर कैबिनेट सचिवालय के एक सरकारी आदेश रेजोल्यूशन से बनाया गया था। एनडीसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के पहले प्लान, पहली बड़ी योजना ने ही कहा था कि यह जरूरी है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे नियम, संविधान कहते हैं कि राज्यों जैसे महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश को अपनी चीजों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य पर फैसला लेने की पूरी आजादी, ऑटोनॉमी है। जब राज्य अपने काम में इतने आजाद हैं, तो देश के बड़े प्लान पर सब मिलकर कैसे काम करेंगे? इसीलिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसे फोरम, मीटिंग प्लेस कहते हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिल सकें। इस जगह पर वे सब मिलकर देखते थे कि देश का प्लान सही चल रहा है या नहीं। यह एनडीसी ही वो जगह थी। एनडीसी क्यों बनाई गई? 3 सबसे बड़े कारण। एनडीसी को बनाने के 3 खास कारण थे जो देश के लिए बहुत जरूरी थे। 1. राज्यों का सहयोग, कोऑपरेशन बहुत जरूरी था। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली बड़े बड़े प्लान तो बना देती थी, लेकिन उन प्लान को लागू कौन करता? उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली ने कहा कि 10,000 नए स्कूल बनने चाहिए, तो उन स्कूलों को कौन बनाता? दरअसल प्लान बनाने वाले ग्रुप, जिसे पहले योजना आयोग माइनस प्लानिंग कमीशन कहते थे, के पास अपनी कोई टीम नहीं थी जो जाकर ईंटें लगाए या स्कूल बनाए। ये काम तो राज्यों के सरकारी लोग जैसे इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर ही करते थे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह जरूरी था कि वो राज्यों की कंसेंट ले और उनका सहयोग, कोऑपरेशन प्राप्त करे। एनडीसी राज्यों से ये और सहयोग लेने की जगह थी। 2. योजना को लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक बनाना। पूरी दुनिया में बड़े बड़े सरकारी प्लान बनाने का विचार सबसे पहले सोवियत संघ, सोवियत यूनियन जैसे देशों से आया था, जहां सरकार के पास सारी शक्ति सेंट्रलाइज्ड होती थी। लेकिन भारत तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। हमें अपनी योजना को लोकतांत्रिक बनाना था, मतलब इसमें जनता और राज्यों की आवाज भी शामिल करनी थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आजादी, लिबर्टी और तरक्की, प्रोग्रेस के बीच सही तालमेल बिठाना। ये भी तालमेल बिठाना था कि सरकार कितना कंट्रोल करेगी, सेंट्रल कंट्रोल, और लोग खुद कितनी पहल करेंगे, प्राइवेट इनिशिएटिव। एनडीसी बनाकर हमने प्लानिंग की शक्ति को राज्यों तक पहुंचाया, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इससे राज्यों को पता चलता था कि वे भी देश के प्लान का जरूरी हिस्सा हैं। 3. देश को एक साथ लाना, यूनिफाइड आउटलुक। हमारे संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियां अलग अलग लिखी हुई हैं। इसे फेडरल कठोरता, फेडरल रिजिडिटीज कहते हैं। इस वजह से कई बार राज्य सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जब देश के विकास की बात आती है, तो सबको एक ही लक्ष्य, यूनिफाइड आउटलुक की तरफ देखना चाहिए। एनडीसी एक पुल का काम करता था। यह राज्यों की अलग अलग सोच को कमजोर ऑफ डाइल्यूटिंग करके सबको एक साथ लाता था, ताकि सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें। आज की हकीकत, एनडीसी अब कहां है? अब आपको सबसे अपडेटेड बात भी जाननी चाहिए, ताकि आप सबसे बेस्ट बन सकें। बड़ा बदलाव। जिस योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के साथ एनडीसी काम करती थी, उसे 2015 में बंद कर दिया गया। नया संगठन। अब उसकी जगह पर एक नया और शक्तिशाली संगठन है, जिसका नाम है नीति आयोग, नीति आयोग। एनडीसी का हाल। एनडीसी ने 2012 के बाद कोई बैठक नहीं की है। अब एनडीसी का काम, यानी प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ लाना, नीति आयोग की एक बड़ी मीटिंग, गवर्निंग काउंसिल करती है। सीधा मतलब, एनडीसी का विचार शानदार था, लेकिन आजादी और विकास की योजना बनाने के लिए अब नीति आयोग ही मुख्य रूप से काम कर रहा है। आप अब योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के अंतर के बारे में और जानना चाहेंगे? यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप हर बात को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं। मैं आपको ये पूरा पाठ सबसे आसान हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हों और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का आसान परिचय। एनडीसी क्या है और कौन इसमें शामिल होता है? देखो बेटा, एनडीसी का मतलब है राष्ट्रीय विकास परिषद।
इसे तुम एक बहुत बड़ी मीटिंग मान लो जो देश के लिए सबसे जरूरी फैसले लेती है। इस परिषद का काम और कौन कौन इसमें शामिल होगा, सिर्फ यही बातें इसे पुरानी योजना आयोग प्लानिंग कमीशन से अलग करती हैं। एनडीसी में कौन कौन होता है? 1. प्रधानमंत्री पीएम, जो हमारे देश के मुखिया हैं, वो इस मीटिंग के चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं। 2. केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट के सभी मंत्री, जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। 3. राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम, सभी राज्यों के मुखिया। 4. केंद्र शासित प्रदेशों यूटीएस के उपराज्यपाल प्रशासक, जो छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को संभालते हैं। सीधी बात, यह एक ऐसी सभा है जहां पूरी केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मुखिया एक साथ बैठकर देश के विकास के बारे में बात करते हैं। यह दिखाता है कि सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें। एनडीसी के मुख्य 4 काम क्या हैं? जब एनडीसी बनी थी तब तय हुआ था कि इसे 4 बड़े काम करने होंगे। ये इसके सबसे जरूरी काम हैं। 1. योजनाओं को देखना और मंजूरी देना। एनडीसी का सबसे बड़ा काम है कि जो भी विकास के लिए बड़ी योजनाएं जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उनको हर जरूरी कदम पर देखे और हां कहें, यानी मंजूरी दे। यह योजनाओं पर अंतिम मोहर लगाती थी। 2. समय समय पर कामों की जांच करना। एनडीसी ये भी देखती है कि जो योजनाएं लागू हो चुकी हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे ठीक करने का सुझाव देती है। 3. देश के विकास से जुड़े जरूरी मुद्दों पर सोचना। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बड़े सामाजिक और आर्थिक सवाल हैं, जैसे सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको नौकरी मिले, उन पर गहराई से सोचना और बात करना। 4. लक्ष्य पूरे करने के लिए उपाय बताना। एनडीसी ये बताती है कि राष्ट्रीय योजना के जो लक्ष्य एम्स एंड टारगेट्स हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए वो कई तरह के सुझाव देती है, जैसे लोगों का सहयोग कैसे लिया जाए, सरकारी कर्मचारियों के काम करने के तरीके को कैसे बेहतर बनाया जाए, जो इलाके कमजोर या पिछड़े हैं उनका पूरा विकास कैसे हो, सभी नागरिक बराबर बलिदान सैक्रिफाइसेस देकर देश के विकास के लिए पैसे और साधन रिसोर्सेज कैसे जमा करें। एनडीसी का उतार चढ़ाव, कमजोर होना और फिर मजबूत होना। शुरू में तो एनडीसी बहुत जरूरी थी, लेकिन फिर इसकी अहमियत कम हो गई और बाद में ये फिर से मजबूत हो गई। कमजोर क्यों हुई? एनडीसी के सबसे बड़े समर्थक जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम की मृत्यु के बाद एनडीसी कमजोर हो गई। इस मीटिंग में सिर्फ वही मुख्यमंत्री सीएम आते थे जिनकी पार्टी तब कांग्रेस केंद्र में भी सत्ता में होती थी। दूसरी पार्टियों के सीएम इसमें आना बंद कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार उनकी सलाह को महत्व नहीं देती थी। इससे केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा टसल शुरू हो गया और सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत टूटने लगा, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य अब दोस्त की तरह काम नहीं कर रहे थे। मजबूत कैसे हुई? 1990 के दशक के बीच में एनडीसी की पुरानी शान वापस लौटी। इसके 3 बड़े कारण थे। 1. पैसे की आजादी। देश में आर्थिक सुधार शुरू हुए और सरकार निजी कंपनियों पर ज्यादा निर्भर होने लगी। इसके लिए राज्यों को भी पैसे के मामलों में ज्यादा आजादी ऑटोनॉमी देना जरूरी हो गया। 2. नए नियम। 73वां और 74वां संविधान संशोधन नाम के नए नियम बनाए गए, जिससे गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं के लिए अपने लिए योजना बनाना जरूरी हो गया। 3. गठबंधन की राजनीति। सबसे जरूरी कारण, केंद्र में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कोalition करना पड़ता था। इन छोटी पार्टियों के नेता अक्सर राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। केंद्र सरकार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए राज्यों की बात सुनना और उन्हें खुश रखना मजबूरी बन गया। जानकारों का मानना है कि यह तीसरा कारण सबसे ज्यादा जरूरी था। नतीजा, लंबे समय बाद एनडीसी ने 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना को सभी मुख्यमंत्रियों के पूरे समर्थन से पास किया। अब ऐसी उम्मीद है कि जैसे जैसे गांवों और शहरों की सरकारें, ग्राम पंचायत और नगरपालिका ज्यादा योजनाएं बनाएंगी, एनडीसी अपने असली सिद्धांतों पर और भी मजबूती से काम कर पाएगी। वर्तमान का सबसे जरूरी बदलाव जो पाठ में नहीं है पर आपको जानना चाहिए। बेटा, आपने एनडीसी के बारे में पढ़ा जो पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान्स के लिए जरूरी थी, लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। 1. योजना आयोग खत्म। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। 2. नया दोस्त नीति आयोग। उसकी जगह पर नीति आयोग नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग अब योजनाएं नहीं बनाता बल्कि सरकार के लिए सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है। 3. एनडीसी और नीति आयोग। एनडीसी में अब योजना आयोग के सदस्य नहीं होते बल्कि नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। एनडीसी अभी भी मौजूद है और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन अब यह पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने का काम नहीं करती क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं भी बंद हो चुकी हैं।
एनडीसी का मुख्य काम अब भी राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग बनाए रखना है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि नीति आयोग आज राज्यों के साथ मिलकर विकास के लिए क्या क्या काम करता है? यह एक शानदार विचार है। मैं आपकी दी गई हर बात को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे कि आप एक बहुत उत्सुक और होशियार बच्चे हैं जो देश की योजना प्लानिंग के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। मैं आपकी अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। केंद्रीय योजना, सेंट्रल प्लानिंग का मतलब, जो लेख आपने दिया है वो केंद्रीय योजना सेंट्रल प्लानिंग से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार का मुखिया, बॉस है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में बैठती है। केंद्रीय योजना, सेंट्रल प्लानिंग का मतलब है कि ये मुखिया, केंद्रीय सरकार, पूरे देश के लिए बड़े बड़े प्लान्स, योजनाएं बनाता है, जैसे कि अगले 5 सालों में हमें कितने स्कूल बनाने हैं या कितनी सड़कें बनानी हैं। ये प्लान्स, योजनाएं सिर्फ केंद्रीय सरकार फॉर्मुलेट बनाती करती है और खुद ही इसके लिए फाइनेंस पैसा देती करती है, और फिर इन्हें पूरे नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर इंप्लीमेंट, लागू किया जाता है। इन्हीं को सेंट्रल प्लान्स, केंद्रीय योजनाएं कहते हैं। 3 मुख्य केंद्रीय योजनाएं, 3 सेंट्रल प्लान्स। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने 3 बहुत जरूरी सेंट्रल प्लान्स, केंद्रीय योजनाएं चलाई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट सरकारें बदली हैं, उन्होंने इन योजनाओं को बंद नहीं किया, बल्कि इनमें कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखी है। ये 3 मुख्य सेंट्रल प्लान्स हैं। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, यह इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्लान थी। यह एक के बाद एक लगातार चलती रही है जब से देश में प्लानिंग शुरू हुई है। B20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम, यह एक विशेष योजना थी जिसमें 20 जरूरी काम जैसे गरीबों की मदद करना शामिल थे, जिन्हें सरकार तेजी से करना चाहती थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLADS, यह एक ऐसा स्कीम, योजना है जिसमें हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, सांसद को सरकार से कुछ पैसा मिलता है ताकि वो अपने छोटे से लोकल एरिया, स्थानीय क्षेत्र में विकास, डेवलपमेंट के काम, जैसे कि छोटा पुल या हैंडपंप बनवा सके। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं की कहानी। इन तीनों योजनाओं में से 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये प्लान्स एक के बाद एक लागू, इंप्लीमेंटेड की गई और देश की प्लानिंग का मुख्य आधार थीं। आपके लेख में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, प्लानिंग हैज बीन अ प्योरली पॉलिटिकल एक्सरसाइज इन इंडिया। इसका मतलब है कि योजना बनाना सिर्फ हिसाब किताब का काम नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स, राजनीति से जुड़ा हुआ था। कौन सी पार्टी सत्ता में है, इस पर निर्भर करता था कि प्लान कैसा बनेगा। इसी वजह से इन 5 ईयर प्लान्स ने कई अनस्टेबल एंड क्रिटिकल मोमेंट्स, अस्थिर और मुश्किल क्षण देखे हैं। कभी कोई युद्ध आ गया, कभी सूखा पड़ गया, या कभी सरकार बदल गई तो प्लान्स में बदलाव आ गए या वे अटक गईं। हालांकि समय के साथ प्लानिंग से जुड़े कई नए डेवलपमेंट्स, विकास, बदलाव भी हुए। सबसे बड़ा और जरूरी अपडेट, करंट अपडेट, आपको ये जानना चाहिए कि ये 5 ईयर प्लान्स अब खत्म हो चुकी हैं। 12th 5 ईयर प्लान 2012-2017 आखिरी थी। अब इनकी जगह नीति आयोग नाम की एक संस्था है जो देश के लिए लंबी अवधि की, लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाती है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पहली 5 ईयर प्लान के बारे में और विस्तार से समझाऊं? वाह, ये तो बहुत ही शानदार विचार है। अब हम इस पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे,
जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। जो टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द हैं, उन्हें हम इंग्लिश अंग्रेजी में ही रखेंगे ताकि आप उन्हें भी अच्छे से याद कर सकें। आपके बताए गए हर शब्द और वाक्य को हिंदी में विस्तार से समझाएंगे। योजना की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द प्लान। भारत की यह पहली बड़ी योजना थी जिसे फर्स्ट प्लान, प्रथम योजना कहा गया। इस योजना का पीरियड अवधि 1951 से 1956 तक था। जब भारत देश इंडिपेंडेंट आजाद हुआ तो सरकार ने सोचा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक 5 साल का पक्का प्लान, नक्शा बनाना होगा। यह 5 साल की अवधि तय की गई थी कि हम किन कामों को सबसे पहले करेंगे और कितना पैसा खर्च करेंगे। यह उस बड़े सफर का पहला कदम था जहां भारत को अमीर और मजबूत बनना था। सबसे बड़ी चुनौतियां और प्राथमिकता, बिगेस्ट चैलेंजेस एंड प्रायोरिटी। उस समय हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के सामने दो बहुत बड़ी समस्याएं थीं। 1. लार्ज स्केल फूड ग्रेन्स इंपोर्ट, 1951। इसका मतलब है कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज जैसे गेहूं और चावल नहीं था। हमें दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स, अनाज बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट, आयात करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। यह बहुत ही खराब बात थी क्योंकि इससे हमारा पैसा विदेश चला जाता था और हम अपने ही लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। 2. प्रेशर ऑफ प्राइस राइज। इसका मतलब है कि चीज़ों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जब बाजार में अनाज कम होता है तो उसका दाम बहुत बढ़ जाता है। गरीब लोगों के लिए खाना खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसे इन्फ्लेशन, महंगाई का दबाव कहते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए प्लान ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, प्राथमिकता एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी को दी। एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी पर जोर क्यों? क्योंकि अगर हम खुद ज्यादा खाना उगा पाएंगे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और दाम भी नीचे आ जाएंगे। इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। खेती को सफल बनाने के लिए इरिगेशन, सिंचाई बहुत जरूरी है। इरिगेशन यानी खेतों तक पानी पहुंचाना, नहरें, बांध बनाकर। इसके लिए पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली परियोजनाएं भी शुरू की गईं ताकि किसान बिजली से चलने वाले पंप का इस्तेमाल करके पानी खेतों तक पहुंचा सकें। बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल दम, भाखड़ा नांगल बांध इसी योजना का हिस्सा थे, जो पानी और बिजली दोनों देते थे। खर्च और सरकारी कंपनियां, एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट कंपनीज। इस पूरी योजना में जो भी आउटले, कुल खर्च तय किया गया था, उसका लगभग 44.6%, 44.6% हिस्सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs को दिया गया। प्लान आउटले, ये वो कुल पैसा है जो सरकार ने 5 सालों में खर्च करने के लिए रखा था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, इसका मतलब है सरकारी कंपनियां या सरकारी प्रोजेक्ट। उस समय बड़े बड़े बांध, बिजली घर या स्टील की फैक्ट्री बनाने के लिए किसी प्राइवेट आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए सरकार ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई। सरकार ने इस पैसे का उपयोग किया ताकि देश में खेती के साथ साथ सड़कें, बिजली और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा तैयार हो सके। परिणाम और सीख, आउटकम एंड लर्निंग। यह प्लान बहुत ही लॉफ्टी आइडियाज, ऊंचे ऊंचे विचारों के साथ शुरू किया गया था। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास का मतलब था कि हम समाज, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और इकोनॉमी, पैसा, रोजगार दोनों को बेहतर बनाएंगे। सफलता, सक्सेस, फर्स्ट प्लान अपनी मुख्य टारगेट, लक्ष्य को पाने में सफल रहा। अनाज का उत्पादन बढ़ा और देश को बड़ी राहत मिली। फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स, लेकिन इसके बावजूद आने वाले सालों में कुछ फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स, निराशाजनक परिणाम दिखे। इसका मतलब ये नहीं था कि योजना पूरी तरह फेल हो गई। इसका मतलब ये था कि देश की समस्याएं, जैसे बहुत ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, इतनी बड़ी थीं कि 5 साल की इस योजना के बाद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। डेवलपमेंट, विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था, जिससे लोगों को दुख होता था। इससे सरकार ने सीखा कि उन्हें और भी तेज और बड़ी योजनाएं बनानी होंगी। आप बहुत ही तेजी से सीख रहे हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानना चाहेंगे, जिसमें भारत ने फैक्ट्रियां बनाने पर जोर दिया था?
वाह, यह बहुत ही शानदार विचार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, लेकिन साथ ही जो ज़रूरी टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें इंग्लिश में ही रखेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम एक एक प्लान योजना को समझेंगे और एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड प्लान, बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजना 1956-1961। यह सेकेंड प्लान भारत सरकार का 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का समझौता था, जो 1956 से 1961 तक चला। इस प्लान का मुख्य फोकस ध्यान देश को तेजी से आगे बढ़ाना था। उन्होंने तय किया कि हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेज औद्योगिकरण करेंगे, यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज, कारखाने बनाएंगे और गांव की खेती पर कम ध्यान देंगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि ये छोटी मोटी फैक्ट्रीज नहीं, बल्कि हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग पर जोर दे रहे थे। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब स्टील बनाने वाली बड़ी बड़ी मिलें, और कैपिटल गुड्स, पूंजीगत सामान बनाने वाले कारखाने। कैपिटल गुड्स वो मशीनें होती हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं। इस पूरे प्लान को एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रोफेसर महालनोबिस ने बनाया था। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे और बाहर के देशों से ज्यादा ट्रेड व्यापार नहीं करेंगे। इसे असम्पशन ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था की धारणा कहते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में फूड शॉर्टेजेस, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी, क्योंकि सब फैक्ट्री लगा रहे थे, खेती पर ध्यान कम था, और बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिससे कैपिटल, पूंजी या पैसा की भी कमी हो गई। थर्ड प्लान, खेती और युद्ध की मुसीबतें 1961-1966। यह थर्ड प्लान, तीसरा प्लान 1961 से 1966 तक चलना था। इस प्लान को बनाते समय उन्होंने पिछली गलती से सीखा, इसलिए इस बार उन्होंने एग्रीकल्चर, कृषि या खेती को भी बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव लक्ष्य बनाया, ताकि देश में खाने की कमी न हो। साथ ही उन्होंने पहली बार यह भी सोचा कि देश के सभी रीजन्स, इलाके या क्षेत्र एक जैसे विकसित हों, जिसे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास कहते हैं। परंतु ये प्लान बहुत अनलकी, दुर्भाग्यशाली रहा। इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक, सबसे पहले 1961-62 के आसपास चाइना चीन के साथ युद्ध हुआ। 2, इसके बाद 1965-66 में पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ा युद्ध हुआ। जब दो युद्ध हुए तो सरकार को अपना सारा पैसा आर्मी, सेना के लिए हथियार खरीदने में लगाना पड़ा। इसे हेवी ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, धन का भारी बहाव और विपथन कहते हैं, यानी जिस पैसे से फैक्ट्रीज या फार्म्स बनाने थे वो डिफेंस, रक्षा में चला गया। इतना ही नहीं, 1965-66 में भयंकर ड्राउट, सूखा पड़ा, यानी बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जिससे फैमिन, अकाल आ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। सरकार को फूड रिलीफ, राहत सामग्री पर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। इन सब बड़ी मुसीबतों के कारण सरकार ओरिजिनल टारगेट्स, मूल लक्ष्य पूरे नहीं कर पाई, और यह प्लान अटली फेल्ड, पूरी तरह से असफल रहा। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन असफलताओं के बाद भारत ने क्या नया कदम उठाया? नमस्ते। ये बहुत अच्छा विचार है कि आप अपनी समझ को और भी क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते हैं। मैं आपकी दी हुई पूरी जानकारी को सरलतम हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को सिखा रहा हूं। हम सभी तकनीकी शब्दों, टेक्निकल वर्ड्स को केवल अंग्रेजी में ही रखेंगे, ताकि आप दोनों भाषाओं में मजबूत बने। प्लान हॉलिडे, योजना, अवकाश की कहानी। 1, 3 वार्षिक योजनाओं का समय, द 3 एनुअल प्लान्स पीरियड। शुरुआत करते हैं 3 एनुअल प्लान्स, 3 वार्षिक योजनाओं से। ये समय था 1966-69। एनुअल, वार्षिक का मतलब है 1 साल का। तो इन 3 सालों में भारत ने 3 छोटी छोटी 1 साल की योजनाएं बनाई, न कि एक बड़ी 5 साल की योजना। असल में सरकार 1966 में एक बड़ी योजना, जिसे फोर्थ प्लान, चौथी योजना कहते हैं, शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।
ये फोर्थ प्लान पूरे 5 साल 1966-71 के लिए चलनी थी। लेकिन देश के सामने कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें आ गईं, जिनकी वजह से सरकार ने फोर्थ प्लान को शुरू नहीं किया और उसकी जगह 1 साल की योजना बनाई। अगले 2 साल भी हालात नहीं सुधरे, इसलिए सरकार को लगातार 2 और एनुअल प्लान्स 1967-68 और 1968-69 बनाने पड़े। 2 योजना रोकने के 2 बड़े कारण, 2 मेन रीजंस फॉर द डिले। सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इसके 2 मुख्य कारण थे। वीक फाइनेंशियल सिचुएशन, कमजोर वित्तीय स्थिति। इसका मतलब है कि सरकार के पास देश चलाने और बड़ी विकास योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। कारण, भारत ने हाल ही में 2 महंगे युद्ध लड़े थे, चाइना के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 में। युद्धों में बहुत पैसा खर्च होता है। सूखा, इसके अलावा उन वर्षों में भयानक सूखा पड़ा, बारिश बहुत कम हुई, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। सरकार को लोगों को खिलाने के लिए विदेशों से बहुत सारा अनाज खरीदना, इंपोर्ट पड़ा, जिससे और पैसा खर्च हुआ। लो मोरल, कम मनोबल। इसका मतलब है कि सरकार और देश के लोग दुखी और आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे थे। कारण, 1962 में चीन से हारने के बाद पूरे देश का मोराल मनोबल गिर गया था। जब आप आत्मविश्वास में नहीं होते हैं तो आप कोई बड़ा और जोखिम भरा काम जैसे 5 साल की योजना शुरू करने से डरते हैं। इन कमजोरियों के कारण ही सरकार ने फैसला किया कि हम अभी फोर्थ प्लान की बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हम बस 1 साल का काम देखेंगे। 3 योजनाओं का उद्देश्य और आलोचना, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिटिसिज्म। इन एनुअल प्लान्स के लक्ष्य क्या थे? यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ये 1 साल की योजनाएं बिल्कुल बेतरतीब नहीं थीं। इनके बड़े बड़े उद्देश्य, जैसे ज्यादा अनाज उगाना या कुछ जरूरी फैक्ट्रियां बनाना, उसी फोर्थ प्लान से लिए गए थे जो 1966-71 में लागू होने वाली थी। सरकार ने बस उस बड़ी योजना में से सबसे जरूरी काम चुन लिए और उन्हें 1-1 साल में पूरा करने की कोशिश की। क्रिटिसिज्म, आलोचना। देश के कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्री, जो पैसों के मामलों के जानकार होते हैं, और पार्लियामेंट संसद में विपक्षी पार्टियों, ऑपोजिशन के नेताओं ने इस बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे डिसकॉन्टिन्यूटी इन द प्लानिंग प्रोसेस, योजना प्रक्रिया में रुकावट कहा। उनका कहना था कि भारत के विकास के लिए 5 साल की योजनाएं जरूरी हैं और उन्हें रोकना गलत था। उन्होंने इस 3 साल के समय को एक आलोचनात्मक नाम दिया, प्लान हॉलिडे, योजना अवकाश। इसका मतलब था कि प्लानिंग, योजना बनाना, हॉलिडे, छुट्टी पर चला गया है। वे कह रहे थे कि सरकार ने विकास के लिए बड़े, दूर के लक्ष्य सोचना बंद कर दिया है और बस रोजमर्रा के संकटों से निपट रही है। इस प्लान हॉलिडे के दौरान सरकार ने खेतीबाड़ी पर बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की नींव रखी गई। आखिरकार स्थिति सुधरने के बाद भारत ने 1969 में अपनी 4th 5 ईयर प्लान शुरू कर दी और प्लान हॉलिडे खत्म हो गया। क्या आप ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में और जानना चाहेंगे, या क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को एक चित्र के रूप में भी दिखाऊं? उत्कृष्ट। तो चलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को और गहराई से समझते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जिसने भारत को खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। मैं इसे भी सबसे सरल तरीके से समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, और हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन माइनस भारत में एक बड़ा बदलाव। 1. हरित क्रांति क्या थी? व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, एक बहुत बड़ा और खास बदलाव था जिसने भारत में खेती, एग्रीकल्चर का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रीन, हरा शब्द फसलों और खेतों के लिए है, और रेवोल्यूशन, क्रांति का मतलब है एक बहुत बड़ा तेज बदलाव। इसका मुख्य लक्ष्य था भारत में इतना अनाज उगाना कि हमें किसी और देश से खाना न खरीदना पड़े और हमारे सभी लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। यह बदलाव मुख्य रूप से 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ, और यह प्लान हॉलिडे, योजना अवकाश के ठीक बाद शुरू हुआ, लेकिन इसकी नींव उसी दौरान रखी गई थी। 2. ये क्यों जरूरी थी? Why was it needed? प्लान हॉलिडे की कहानी याद है? हमने बात की थी कि 1960 के दशक में भारत में भयानक सूखे पड़े थे और हमें विदेशों से अनाज खरीदना पड़ रहा था। भुखमरी का डर, बहुत सारे लोग भूखे रहते थे और यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। कम उत्पादन, हमारे किसान उतनी फसल नहीं उगा पा रहे थे जितनी देश को चाहिए थी। कमजोर खेती, खेती के पुराने तरीके इस्तेमाल हो रहे थे जो ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। इन सभी कारणों से भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत सख्त जरूरत थी। 3. हरित क्रांति में क्या हुआ? What happened in ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ बहुत ही खास चीजों का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने मिलकर खेतों में जादू कर दिया।
हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, उच्च उपज वाले बीज। ये ऐसे सुपर सीड्स, सुपर बीज थे जो सामान्य बीजों से बहुत ज्यादा फसल देते थे। सोचिए, एक ही पौधे से पहले जितनी फसल मिलती थी अब उससे दोगुनी या तिगुनी मिलने लगी। मुख्य रूप से गेहूं, व्हीट और चावल, राइस की नई किस्में लाई गईं, खासकर मेक्सिको और फिलीपींस से। उदाहरण, अगर पहले एक खेत में 100 किलो गेहूं होता था तो HYV सीड्स के इस्तेमाल से अब उसी खेत में 300 किलो या उससे भी ज्यादा गेहूं होने लगा। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, बेहतर सिंचाई सुविधाएं। इरिगेशन, सिंचाई का मतलब है खेतों को पानी देना। सूखे की समस्या से बचने के लिए सरकार ने नहरें, कैनाल्स बनाने, कुएं, वेल्स खोदने और पानी के पंप, वाटर पंप्स लगाने पर बहुत ध्यान दिया। इससे किसानों को बारिश पर कम निर्भर रहना पड़ा और वे अपनी फसलों को सही समय पर पानी दे पाए। केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद। फसल को अच्छे से उगने के लिए जमीन को ताकत देनी पड़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद, जमीन को वे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिनकी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। HYV सीड्स को खूब सारी खाद की जरूरत पड़ती थी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ सकें। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक और खरपतवारनाशक। फसलों को कीड़े मकोड़े और जंगली घास, वीड से बचाने के लिए इन रसायनों का इस्तेमाल किया गया। पेस्टिसाइड्स कीड़ों को मारते हैं और इंसेक्टिसाइड्स छोटे छोटे कीटों को। इससे फसल खराब होने से बच जाती थी। मॉडर्न फार्म मशीनरी, आधुनिक कृषि मशीनें जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स आदि। इन मशीनों से खेती का काम बहुत तेजी से और आसानी से होने लगा। 4. हरित क्रांति के मुख्य आर्किटेक्ट, मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कुछ लोगों का योगदान इस क्रांति में बहुत बड़ा था। MS स्वामीनाथन, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने नए बीजों और तकनीकों को भारत में लाने और किसानों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही HYV व्हीट सीड्स विकसित किए थे। 5. हरित क्रांति के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत पर बहुत बड़े और सकारात्मक प्रभाव पड़े। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, खाद्य अनाज में आत्मनिर्भरता। भारत अब खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहा। हम खुद इतना अनाज उगाने लगे कि देश के सभी लोगों का पेट भर सके। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। भारत अनाज का निर्यातक, एक्सपोर्टर भी बन गया। इंप्रूव्ड फार्मर्स इनकम, किसानों की आय में सुधार। जिन किसानों ने नई तकनीकों को अपनाया उनकी कमाई बढ़ गई क्योंकि वे ज्यादा फसल उगा रहे थे। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, खेती में सुधार से गांवों में भी विकास हुआ, जैसे सड़कें बनी, बिजली आई। 6. कुछ चुनौतियां, सम चैलेंजेस। हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानताएं। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों को मिला। देश के दूसरे हिस्से जैसे पूर्वी भारत उतने विकसित नहीं हो पाए। इनकम डिस्पैरिटीज, आय असमानताएं। बड़े किसानों को ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वे महंगे बीज, खाद और मशीनें खरीद सकते थे। छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरण संबंधी चिंताएं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जमीन और पानी में प्रदूषण बढ़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारत को भुखमरी के डर से निकालकर अनाज के मामले में मजबूत बनाया। ये प्लान हॉलिडे के समय की मुश्किलों का एक तरह से जवाब था जिससे भारत ने खुद को फिर से खड़ा किया। क्या ये अब क्रिस्टल क्लियर है? क्या आप इस पर कोई चित्र देखना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल, मैं आपकी दी गई पूरी जानकारी को बहुत ही सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम एक भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, सरल हिंदी में, फोर्थ 5 ईयर प्लान इन सिंपलेस्ट हिंदी। बुनियादी बातें और लक्ष्य। फोर्थ प्लान का प्लान पीरियड 1969 से 1974 तक था। यह भारत की चौथी सबसे बड़ी 5 सालाना योजना थी। यह योजना गैडजिल स्ट्रैटेजी पर आधारित थी, जिसका सीधा मतलब था कि स्टेट्स राज्यों को भी उनके विकास के लिए ज्यादा पैसा और अधिकार मिले, न कि सारा फैसला बस दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करे। इस योजना के 2 मुख्य फोकस केंद्र थे। पहला, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लेकिन चीजों के दाम ज्यादा न बढ़ें, कोई इन्फ्लेशन न हो। और दूसरा, प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, यानी भारत दूसरे देशों से मदद लेना बंद करे और अपने ही संसाधनों पर निर्भर होना सीखे। बड़ी समस्याएं और आर्थिक संकट। इस प्लान के दौरान भारत पर 2 बड़ी मुसीबतें आईं। पहली, ड्राउट, सूखा पड़ा, जिससे खेती को बहुत नुकसान हुआ। दूसरी और सबसे बड़ी, 1971-72 का इंडो पक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध। युद्ध और सूखा दोनों ही बहुत महंगे होते हैं, इसलिए सरकार को वो पैसा, कैपिटल, जो नए स्कूल, फैक्ट्री और सड़कें बनाने के लिए रखा गया था, उसे डाइवर्ट मोड़ना पड़ा। इस कैपिटल डाइवर्जन के कारण प्लान के पास काम पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचे, जिससे फाइनेंशियल क्रंच, वित्तीय संकट आ गया। राजनीति का उदय और सरकारी नियंत्रण। इसी प्लान से एक बहुत बड़ा बदलाव आया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्लानिंग शुरू हुआ। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह से ज्यादा अब पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के फैसले मायने रखने लगे, क्योंकि उन्हें वोट जीतने थे। आने वाली योजनाओं में यह और भी सीरियस, गंभीर होकर पॉपुलिस्ट डिजाइन बन गया। पॉपुलिस्ट होने का मतलब है कि सरकार ऐसे फैसले लेती थी जो जनता को तुरंत खुश कर दें, भले ही वे लंबे समय में इकोनॉमी के लिए अच्छे ना हों। इसी के तहत सरकार ने नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया। सबसे बड़ा उदाहरण था 1969 में बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकों को प्राइवेट मालिकों से लेकर अपने कब्जे में कर लिया। यह बहुत पॉपुलर, लोकप्रिय फैसला था, क्योंकि इससे यह संदेश गया कि सरकार गरीबों के लिए लड़ रही है और बैंकों का पैसा अब किसानों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने इकोनॉमी पर ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ज्यादा नियंत्रण और नियम लागू कर दिए। कोई भी नई फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई भी बड़ा काम करने के लिए सरकार से अनगिनत लाइसेंस लेने पड़ते थे। इसी को बाद में लाइसेंस राज कहा गया। मुख्य खराबियां और लंबे समय का असर। इस प्लान के कारण कुछ खराब फीचर्स, विशेषताएं इकोनॉमी का हिस्सा बन गई, जो अर्ली 1990 तक चली। 1. फ्रीक्वेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशंस। चीजों के दाम हर साल 10% या उससे भी ज्यादा बढ़ने लगे। इसे डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहते हैं। 2. अनरेन्ड इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट्स। सरकार अपनी कमाई से बहुत ज्यादा खर्चा करने लगी। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और अनरेन्ड का मतलब है कि यह बेकाबू होकर बढ़ता गया। 3. सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। सरकार ने जनता को खुश करने के लिए सब्सिडीज, जैसे सस्ते भोजन या खाद पर छूट, बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया। यह सारा खर्चा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स कहलाता था, यानी जो योजना में नहीं था, और यह बेतहाशा बढ़ गया। आखिरी बात यह है कि सेंटर, केंद्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की तलाश में प्लानिंग एक तरह से रियल पॉलिटिक्स का टूल, हथियार बन गया। हर प्लान के बाद ग्रेटर एंड ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा केंद्रीयकरण होने लगा, यानी सारी ताकत और फैसले लेने की शक्ति राज्यों से खींचकर दिल्ली में इकट्ठा होती चली गई। यह वो दौर था जिसने भारत की इकोनॉमी की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया, और 1990 के दशक तक यही तरीका चलता रहा। अब आपके पास पूरी जानकारी एकदम सरल हिंदी में है। क्या आप 5th 5 ईयर प्लान के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि आप समझ सकें कि ये बदलाव आगे कैसे बढ़े?
नमस्ते, मैं आपका शिक्षक हूं और मैं आपको ये पूरी कहानी अब सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और इसे एक मज़ेदार कहानी की तरह सीखेंगे। हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएंगे। 5वीं योजना, 5th प्लान और सरकार बदलने की कहानी। 1. 5वीं योजना के मुख्य लक्ष्य 1974-79। भारत सरकार ने 1974 से 1979 तक के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 5th 5-year प्लान बनाई। इसके 2 सबसे बड़े और जरूरी लक्ष्य थे। पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाना। सरकार का सबसे बड़ा काम था देश से गरीबी को कम करना। इस लक्ष्य को जनता के बीच बहुत सेंसेशनलाइज, सनसनीखेज तरीके से प्रचारित किया गया। इसी रेटोरिक, भाषणबाजी के कारण सरकार ने इसी योजना के अंदर एक फ्रेश प्लान, नया कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसका नाम था 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इसका मतलब था कि भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है। हमें अपना खाना, अपनी मशीनें सब खुद ही बनाना है। इस प्रोग्राम के आने से जो पुराना लक्ष्य था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास, उसे मार्जिनल इंपॉर्टेंस, बहुत कम महत्व दिया गया। इस समय प्लानिंग प्रोसेस, योजना बनाने का तरीका ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड, राजनीतिक हो गया। मतलब पॉलिटिशियंस, राजनेताओं का दखल बढ़ गया। 2. महंगाई का खतरा और खराब गवर्नेंस। इस दौरान देश में कुछ बड़ी समस्याएं आईं जिन्होंने प्लान को बिगाड़ दिया। हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक महंगाई और आरबीआई का नया काम। चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। हाइपर इन्फ्लेशन। इस हैवक, भारी उथल पुथल को रोकने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को एक न्यू फंक्शन, नया काम दिया कि वो इन्फ्लेशन, महंगाई को स्टेबलाइज, स्थिर करे। आरबीआई यह काम आज भी कर रहा है। महंगाई से वेज अर्नर्स, तनख्वाह पाने वाले को बचाने के लिए सरकार ने एक जुडिशियस प्राइस वेज पॉलिसी, सोच समझकर बनाई गई दाम और मजदूरी नीति भी शुरू की। डिस्पैरिटीज, असमानता बढ़ना। सरकार ने कई इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल एंड अदर मेजर्स, संस्थागत, वित्तीय और अन्य उपाय किए, फिर भी सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानताएं और ज्यादा बढ़ गईं। यानी अमीर और गरीब के बीच और राज्यों के बीच विकास का फासला बढ़ा। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। सरकार ने निजी कंपनियों को खरीदकर उन्हें सरकारी बनाने की नीति जारी रखी। गवर्नेंस, शासन में गिरावट और नेक्सस, गठजोड़। देश को चलाने के तरीके, गवर्नेंस की क्वालिटी, गुणवत्ता में गिरावट आई। पहली बार ऐसा लगा कि क्रिमिनल, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, अपराधी, राजनेता, अधिकारी का एक नेक्सस, गठजोड़ बन रहा है, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था को अपने फायदे के लिए हाईजैक, अपहरण कर रहा है। 3. प्लान का बीच में टूटना और इतिहास का बदलना। ये प्लान बहुत खराब तरीके से प्रभावित हुआ जब देश में ड्रैकोनियन इमरजेंसी, सख्त आपातकाल लगा और 1977 में केंद्र सरकार बदल गई। जनता पार्टी भारी बहुमत, थंपिंग विक्ट्री से जीत कर आई। जनता पार्टी ने 5वीं योजना को कट शॉर्ट कम कर दिया। यह योजना 1978-79 की जगह 1 साल पहले, यानी 1977-78 में ही खत्म कर दी गई। यानी 5वीं योजना सिर्फ 4 साल की रही, 1974-78। जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक फ्रेश प्लान, नई योजना शुरू की, जिसे 6th प्लान 1978-83 नाम दिया गया और इसे रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान में हर साल योजना की समीक्षा होती है और उसे बदला जा सकता है। 4. कांग्रेस की वापसी और योजना का नया हिसाब, दी एडजस्टमेंट। 1980 में केंद्र में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। कांग्रेस ने तुरंत जनता पार्टी के रोलिंग प्लान को अबैंडन, खारिज कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक फ्रेश न्यू 6th प्लान 1980-85 शुरू किया। पर तब तक जनता पार्टी की योजना के 2 साल 1978-79 और 1979-80 पूरे हो चुके थे। कांग्रेस ने इन 2 सालों को बड़े ही दिलचस्प तरीके से एडजस्ट, समायोजित किया। पहला साल 1978-79, इस साल को 5वीं योजना में ऐड जोड़ दिया गया। इस तरह 5वीं योजना आधिकारिक तौर पर फिर से 5 साल की बन गई, 1974-79। दूसरा साल 1979-80। इस साल को कांग्रेस सरकार ने एक एनुअल प्लान, 1 साल की योजना घोषित कर दिया। यह एनुअल प्लान ही जनता पार्टी के रोलिंग प्लान का एकमात्र लोन इंडिपेंडेंट रेमनेंट, अकेला बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। 5. रोलिंग प्लान, जनता पार्टी की योजना के खास विचार। जो 6th प्लान आधिकारिक तौर पर पूरा नहीं हो पाया, उसके कुछ न्यू इकोनॉमिक आइडियाज एंड आइडियल्स, नए आर्थिक विचार और आदर्श बहुत खास थे। नो टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट, निवेश को लगभग पूरी तरह से मनाही थी। प्राइस कंट्रोल, कीमतों को नियंत्रित करने पर नया थ्रस्ट, जोर था। रिजुविनेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, गरीबों को सस्ते में अनाज देने वाला पीडीएस ऑफ राशन प्रणाली को मजबूत किया गया।
एम्फेसिस ऑन स्मॉल स्केल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। बड़े उद्योगों की जगह स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने के और कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs। गांव की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं यानी पंचायती राज को फिर से न्यू लीज ऑफ लाइफ, नई जिंदगी दी गई। यह उनका सेकेंड फेज ऑफ द रिवाइवल था। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फार्मिंग, खेती और ग्रामीण विकास को सही महत्व, गेटिंग द ड्यू दिया गया। क्या अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं? आप कौन सी योजना, प्लान के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे? यह एक शानदार चुनौती है। मैं आपको छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5-year प्लान के बारे में सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। छठी योजना, गरीबी हटाओ का संकल्प, द 6th प्लान, द रिजॉल्व टू रिमूव पॉवर्टी। छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5-year प्लान, भारत सरकार का वो बड़ा प्लान योजना था जो 1980 से 1985 तक चला था। आप इसे देश के लिए बनाया गया 5 साल का एक बड़ा टू डू लिस्ट, काम की सूची समझ सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा और मैं मुख्य नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जिसका अर्थ होता है एलिविएट पॉवर्टी, गरीबी कम करना या मिटाना। सरकार ने इस योजना में साफ कह दिया था कि अब हमारी पहली लड़ाई पॉवर्टी, गरीबी से है। इससे पहले भी 5वीं योजना, 5th प्लान में उसी सरकार ने एक प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था TPP, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये TPP एक डायरेक्ट अप्रोच, सीधा तरीका अपनाकर गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर सुधारने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि सरकार ने ये उम्मीद नहीं की कि अमीर लोगों के पैसे से धीरे धीरे गरीबों की मदद होगी, बल्कि सीधे सीधे गरीब परिवारों तक हेल्प मदद पहुंचाई गई। हाँ, यह बात सही है कि उस समय TPP को गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था, लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी मिटाने का आइडिया, विचार पहले से ही मौजूद था। मुख्य समस्याएं और समाधान, मेन इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। छठी योजना ने कुछ मेजर इश्यूज, मुख्य समस्याओं पर खास ध्यान दिया। सबसे पहले रूरल एरियाज, गांवों के क्षेत्रों पर जोर दिया गया, क्योंकि भारत के ज्यादातर गरीब लोग गांव में ही रहते थे। सरकार ने तय किया कि रूरल एरियाज में सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। सोशियो, सामाजिक, इसका मतलब है गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल और साफ पानी जैसी चीजें बनाना। इकोनॉमिक, आर्थिक, इसका मतलब है गांव में रोड, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और बैंक जैसी चीजें लाना ताकि लोग कमा सकें। इस योजना का लक्ष्य एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी, गांवों की गरीबी को खत्म करना और रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी था। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि देश के कुछ इलाके बहुत अमीर और विकसित हो गए थे, जबकि कुछ इलाके बहुत पिछड़े थे। योजना चाहती थी कि यह गैप, अंतर कम हो जाए। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही जरूरी टूल, उपकरण का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1979 में शुरू हुआ था। IRDP ने गरीब परिवारों को लोन, कर्ज और सब्सिडी दी ताकि वे गाय, भैंस खरीदकर या सिलाई मशीन लगाकर अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकें और सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन सकें। नया तरीका, टारगेट ग्रुप अप्रोच। छठी योजना की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात थी टारगेट ग्रुप अप्रोच, लक्षित समूह दृष्टिकोण को इनिशिएट शुरू करना। टारगेट ग्रुप, लक्षित समूह, इसका मतलब है कि सरकार ने तय किया कि वह स्पेसिफिक ग्रुप्स, खास समूहों को चुनेगी, जैसे गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर या गांवों की महिलाएं और बच्चे,
और फिर उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स, खास योजनाएं बनाएगी। इस टारगेट ग्रुप अप्रोच के तहत ही नेशनल लेवल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू किए गए। इन सभी का मकसद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के स्पेसिफिक एरियाज, खास क्षेत्रों और स्पेसिफिक कंसर्न्स, खास समस्याओं पर ध्यान देना था। उदाहरण के लिए, अगर समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की है, तो उन्होंने NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि रूरल पीपल, गांव के लोगों को सीधा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल सके। अगर समस्या विमेन, महिलाओं और चिल्ड्रन, बच्चों की है, तो उन्होंने DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया शुरू किया। मुख्य कार्यक्रम, की प्रोग्राम्स। यहां उन सभी स्पेसिफिक विशेष कार्यक्रमों की सूची है जो टारगेट ग्रुप अप्रोच के तहत लॉन्च शुरू किए गए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980, गांवों के लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए। रिस्ट्रक्चर्ड 20 पॉइंट प्रोग्राम 1982, पुराने TPP को अपडेट करके इसे मोर इफेक्टिव और अधिक प्रभावी बनाया गया। बायोगैस प्रोग्राम 1982, गांवों में जानवरों के गोबर से क्लीन फ्यूल, स्वच्छ ईंधन बनाने को बढ़ावा दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, DWCRA 1983, गांवों की विमेन को एम्पावर, सशक्त करने के लिए। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP 1983, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की गारंटी दी गई जिनके पास लैंड, जमीन नहीं थी, लैंडलेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ प्रोग्राम SEEUP 1983, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए लोन, कर्ज दिया गया। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP 1983, डेयरी यानी दूध उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम VSIDP 1983, गांवों में स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए। ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी TDA 1983, ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोगों के विकास के लिए। नेशनल सीड्स प्रोग्राम NSP 1983, किसानों को अच्छी क्वालिटी सीड्स, गुणवत्ता वाले बीज देने के लिए। इंटेंसिव पल्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम IPDP 1983 और इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP 1983, दो खास फसलें, पल्सेस दालें और कॉटन, कपास का उत्पादन इंटेंसिवली, तेजी से बढ़ाने के लिए। खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज प्रोग्राम KVIP 1983, खड़ी और पारंपरिक विलेज इंडस्ट्रीज, ग्राम उद्योगों को सपोर्ट, समर्थन करने के लिए। प्रोग्राम फॉर डिप्रेस्ड एरियाज PDA 1983, देश के मोस्ट बैकवर्ड, सबसे पिछड़े और डिप्रेस्ड एरियाज, वंचित क्षेत्रों पर खास ध्यान देने के लिए। स्पेशल प्रोग्राम फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन SPWC 1983, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक और स्पेशल वेलफेयर स्कीम, विशेष कल्याणकारी योजना। ये सारे कार्यक्रम ये दिखाते हैं कि छठी योजना में फोकस स्ट्रैटेजी, केंद्रित रणनीति अपनाई गई थी ताकि कोई भी जरूरतमंद वर्ग मदद से छूट न जाए। क्या आप अब इस छठी योजना के रिजल्ट्स, नतीजों के बारे में जानना चाहेंगे, या हम सीधे अगली 7th प्लान, 7वीं योजना की तरफ चलें? जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इस पूरी जानकारी को आपके लिए सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से और आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th प्लान 1985-90। ये योजना भारत सरकार की 5 साल की एक टू डू लिस्ट, काम की सूची थी, जो 1985 से 1990 तक चली। पहला भाग, योजना के मुख्य लक्ष्य और कार्यक्रम। 7वीं योजना का मुख्य जोर 3 बड़ी चीजों पर था।
एक, तेज गति से अनाज का उत्पादन, रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सरकार चाहती थी कि किसान बहुत सारा अनाज जैसे गेहूं और चावल जल्दी से उगाएं। ये इसलिए जरूरी था ताकि देश में खाने की कमी न हो और हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। 2, ज्यादा नौकरियां पैदा करना, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सबसे जरूरी काम था लोगों के लिए ढेर सारी नई नौकरियां बनाना ताकि ज्यादा लोग काम करके पैसा कमा सकें और गरीबी कम हो सके। 3, उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इन जनरल। इसका मतलब है कि हम अपने काम को ज्यादा बेहतर और कुशलता से करें। उदाहरण के लिए, अगर एक मशीन 1 घंटे में 100 चीजें बनाती है तो उसे 120 चीजें बनाना सिखाना। योजना के 4 बड़े गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक सिद्धांत वही रहे जो हमेशा से थे। ग्रोथ, विकास, देश को आर्थिक रूप से और बड़ा और अमीर बनाना। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, नई और बेहतर तकनीक का उपयोग करना। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये सुनिश्चित करना कि देश की तरक्की और दौलत का फायदा सबको मिले, खासकर गरीब लोगों को। JRY का आना। 1989 में एक बहुत जरूरी कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, JRY। इसका मकसद था रूरल पुअर्स, गांव के गरीबों के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी वाला रोजगार पैदा करना। यह सीधे गांवों में काम देता था जिससे गरीब लोगों को तुरंत पैसा मिल सके। कुछ पुराने कार्यक्रम जैसे IRDP, CADP, DPAP, DDP आदि भी थे जिन्हें रीओरिएंटेड, पुनर्गठित किया गया, यानी उनमें थोड़े बदलाव किए गए ताकि वे नए लक्ष्यों को पूरा करने में और भी बेहतर तरीके से मदद कर सकें। दूसरा भाग, लोकतंत्र और विकास का जुड़ाव। इस समय पॉलिटिकल एलीट, राजनीतिक अभिजात वर्ग, हमारे नेता और बड़े अधिकारी की सोच में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने समझा कि डेवलपमेंट, विकास को आगे बढ़ाने के लिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को दिल्ली से निकालकर गांवों और शहरों तक ले जाना होगा। उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का फैसला किया। इसका मतलब है कि पावर शक्ति को केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे गांव की पंचायत और शहर की म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका को देना। उदाहरण, पहले दिल्ली तय करती थी कि गांव में सड़क कहां बनेगी। अब विकेंद्रीकरण के कारण गांव के लोग खुद मिलकर यह फैसला कर सकते थे। इस सोच ने इतनी स्ट्रांग फाउंडेशंस, मजबूत नींव रखी कि 1990 के दशक की शुरुआत में संविधान में 2 बहुत बड़े बदलाव किए गए। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन। इन संशोधनों ने स्थानीय सरकारों, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को हमेशा के लिए संवैधानिक शक्ति दे दी। तीसरा भाग, आर्थिक संकट और वित्तीय गलतियां। यह हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने आगे चलकर भारत की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बदल दिया। अच्छा विकास, बुरी कीमत। 1980 के दशक में भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट्स, विकास दर अच्छी थीं, खासकर बाद के सालों में। लेकिन यह विकास एक बहुत बड़ी कीमत पर मिला, बिटर फिस्कल इम्बैलेंसेस, कड़वा राजकोषीय असंतुलन। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। फिस्कल इम्बैलेंस, इसे सरकार का घरेलू बजट समझिए। आय, इनकम, सरकार ने टैक्स से 100 रुपए कमाए। खर्च, एक्सपेंडिचर, सरकार ने योजनाएं चलाने और सैलरी देने में 150 रुपए खर्च कर दिए। असंतुलन, सरकार 50 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। यह 50 रुपए का अंतर ही फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कहलाता है। 7वीं योजना के दौरान सरकार ने अपनी आय से इतना ज्यादा खर्च किया कि यह स्थिति बिटर, कड़वी और अनसस्टेनेबल, अस्थिर हो गई। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स माइनस BOP संकट। योजना के अंत तक भारत की स्थिति हाईली अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अत्यधिक प्रतिकूल भुगतान संतुलन की हो गई। यह हमारी दुनिया के साथ पैसों के लेन देन का हिसाब है। BOP क्राइसिस, BOP संकट। हम कमाते हैं, एक्सपोर्ट्स, भारत ने जो सामान जैसे कपड़े, चाय बाहर बेचा और पैसा कमाया। हम खर्च करते हैं, इंपोर्ट्स, भारत ने जो सामान जैसे तेल, मशीनें बाहर से खरीदा और पैसा दिया। अनफेवरेबल, प्रतिकूल, जब हम कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं तो हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी लगभग खत्म होने लगती है। यही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस था। बड़ी गलती, महंगे विदेशी कर्ज। सरकार ने अपने ज्यादा खर्च, फिस्कल डेफिसिट और आयात, इंपोर्ट्स के लिए पैसा कहां से लाया? हैवी फॉरेन लोन्स, भारी विदेशी कर्ज। भारत ने दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से बहुत बड़े बड़े कर्ज लिए। इकोनॉमी फेल टू सर्विस, जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि वो इन कर्जों पर ब्याज, इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रही थी। इसे ही इकोनॉमी फेल टू सर्विस, अर्थव्यवस्था कर्ज सेवा में विफल रही कहते हैं। भारत ने अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए कमर्शियल एंड अदर एक्सटर्नल बोरोइंग्स ऑन हार्ड टर्म्स, व्यावसायिक और अन्य बाहरी उधार कठिन शर्तों पर लिए।
हार्ड टर्म्स का मतलब है महंगे, उच्च ब्याज दर वाले कर्ज। अर्थव्यवस्था इन महंगे कर्जों का बोझ सस्टेन संभाल नहीं पाई। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, अंदर देखने वाली नीति की विफलता। सरकार ने एक इनवर्ड लुकिंग फिस्कल पॉलिसी, आंतरिक रूप से देखने वाली राजकोषीय नीति अपनाई। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग का विस्तार। सरकार ने देश के अंदर लोगों को ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी, लिबरलाइजेशन के नाम पर। द प्रॉब्लम, हमने इक्विटेबल लेवल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, निर्यात का उचित स्तर पैदा नहीं किया। यानी लोग देश के अंदर जो ज्यादा खरीदारी कर रहे थे उसमें ज्यादातर सामान बाहर से आ रहा था, इंपोर्ट्स। द फाइनेंसिंग, इन आयात का भुगतान करने के लिए हमें बार बार उन कॉस्टली एक्सटर्नल बोरोइंग्स, महंगे बाहरी कर्जों का इस्तेमाल करना पड़ा। जब एक्सटर्नल एड एनवायरनमेंट, बाहरी सहायता माहौल बिगड़ रहा था, यानी जब दूसरे देश आसानी से कर्ज देना बंद कर रहे थे, तब भी अंदरूनी खर्च पर निर्भर रहना सबसे बड़ी मिस्टेक, गलती साबित हुई। सारांश, सरकार ने अंधाधुंध खर्च किया और महंगे विदेशी कर्ज लिए, जिससे देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। इसी का नतीजा 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। नमस्ते। ये बहुत ही जरूरी और दिलचस्प कहानी है। मैं आपको एक बच्चे की तरह सबसे आसान हिंदी भाषा और उदाहरणों के साथ आपके दिए गए हर एक टेक्स्ट को विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम इस कहानी को 3 हिस्सों में समझेंगे। बड़ा प्लान क्यों रुका, रुकावट की वजहें क्या थीं, और फिर 2 छोटे प्लान क्यों बनाने पड़े। भाग 1, 8वां प्लान, द 8th प्लान क्यों रुक गया। भारत की सरकार देश को चलाने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाती है जो 5 साल के होते हैं। 8th प्लान का समय 1990 से 1995 तक होना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। 1. पॉलिटिकल सिचुएशन और लॉन्च में देरी। टेक्स्ट, 2 annual plans, the 8th plan, whose term would have been 1990-95, could not take off due to the fast-changing political situation at the center. सरल हिंदी, देखो, जैसे घर में कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए सब बड़ों का एक राय होना जरूरी है, वैसे ही देश के लिए इतना बड़ा प्लान शुरू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का मजबूत और स्थिर होना जरूरी है। लेकिन उस समय सेंटर दिल्ली में सरकारें बार बार बदल रही थीं, कभी कोई पार्टी तो कभी कोई दूसरी। इसे ही फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं। उदाहरण, जब सरकार ही अनस्टेबल, कमजोर होती है तो कोई भी बड़ा डिसीजन, फैसला नहीं ले पाती। इसलिए 8th प्लान अपनी तय डेट पर लॉन्च नहीं हो सका। ये पहली और सबसे बड़ी वजह थी। 2. प्लान के बड़े और नए विचार। टेक्स्ट, द पाथ ब्रेकिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ओरिएंटेड सजेशंस ऑफ द 8th प्लान। सरल हिंदी, इस प्लान के सजेशन, सुझाव बहुत ही न्यू एंड बोल्ड, नए और साहसी थे, जैसे किसी पुराने घर को तोड़कर एकदम नया मॉडर्न घर बनाने का प्लान हो। पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है ऐसे नए रास्ते खोलना जो पहले किसी ने ना अपनाए हों। रिस्ट्रक्चरिंग ओरिएंटेड का मतलब है कि प्लान देश की पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर ढांचे को बदलना चाहता था। कॉन्टेक्स्ट, ऐसे बड़े रिस्ट्रक्चरिंग बदलाव को लागू करने के लिए एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए जो उस समय नहीं थी। भाग 2, आर्थिक संकट, फिस्कल इम्बैलेंसेस और वैश्विक बदलाव। प्लान रुकने की दूसरी बड़ी वजह भारत की खराब फाइनेंशियल हेल्थ और दुनिया में हो रहे बड़े इकोनॉमिक चेंजेस थे। 3. दुनिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। टेक्स्ट, .द का लिंक, स्वीपिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंस्यूइंग अराउंड द वर्ल्ड। सरल हिंदी, उस समय
वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्वीपिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तेज आर्थिक सुधार हो रहे थे। ज्यादातर देश अपनी अर्थव्यवस्था को और ओपन खुला बना रहे थे, यानी सरकार का कंट्रोल कम करके प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा काम करने की आजादी दे रहे थे। प्रभाव: भारत को भी लगा कि अगर उसे दुनिया के साथ चलना है तो अपने प्लान को इन ग्लोबल चेंजेस के हिसाब से बदलना होगा, जिससे देरी हुई। 4. पैसे की कमी का भयानक संकट। टेक्स्ट: As well as the fiscal imbalances of the late 1980 were the other important reasons for the delay in the launch of the 8th plan. सरल हिंदी, ये सबसे गंभीर समस्या थी। फिस्कल इम्बैलेंसेस, राजकोषीय असंतुलन का मतलब होता है कि सरकार का हिसाब किताब बहुत खराब हो गया था। सरकार इनकम आमदनी से ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च कर रही थी, जिससे डेट कर्ज बहुत बढ़ गया। सरल उदाहरण: 1991 में भारत के पास अपनी जरूरी चीजों, इंपोर्ट्स जैसे तेल को खरीदने के लिए इतना पैसा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था कि वो सिर्फ 2 हफ्तों तक ही काम चला सकता था। जब जेब में पैसा ही ना हो तो इतना बड़ा 8th प्लान शुरू करना नामुमकिन था। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन संकट भी कहते हैं। भाग 3: 2 छोटे प्लान और नया समय। जब बड़ा प्लान शुरू नहीं हो सका तो न्यू गवर्नमेंट ने क्राइसिस से निपटने के लिए 2 छोटे-छोटे एनुअल प्लान्स बनाए। 5. न्यू गवर्नमेंट और 8th प्लान का नया समय। टेक्स्ट: The new government, which assumed power at the center in June 1991, decided to commence the 8th plan for the period 1992-97। सरल हिंदी: जून 1991 में एक न्यू गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सेंटर में सत्ता संभाली। उन्होंने देखा कि अब 1990-95 वाला प्लान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने 8th प्लान को 1 साल बाद यानी 1992 से 1997 तक के लिए शुरू करने का डिसीजन लिया। 6. 2 छोटे एनुअल प्लान्स। टेक्स्ट: डॉट एंड का लिंक that the fiscals 1990-91 and 1991-92 should be treated as 2 separate annual plans. सरल हिंदी: चूंकि 1990-91 और 1991-92 के 2 साल 8th प्लान से छूट गए थे, इसलिए सरकार ने इन 2 सालों के लिए अलग से इमरजेंसी, आपातकालीन योजनाएं बनाई। इन्हें ही 2 सेपरेट एनुअल प्लान्स, 2 अलग अलग वार्षिक योजनाएं कहा गया। ये फाइनेंशियल ईयर्स, वित्तीय वर्ष के लिए छोटे छोटे रोड मैप थे। 7. इन प्लान्स का मुख्य लक्ष्य। टेक्स्ट: द 2 consecutive annual plans 1990-92 were formulated within the framework of the approach to the 8th plan 1990-95 with the basic thrust on maximization of employment and social transformation। सरल हिंदी: इन 2 छोटे प्लान्स को बनाते समय भी उन्होंने 8th प्लान के फ्रेमवर्क, मूल विचार को ही रखा, यानी गाइडलाइंस वही थीं। इन 2 सालों का सबसे जरूरी काम बेसिक थ्रस्ट था। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अधिकतम रोजगार, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स, नौकरियां देना, क्योंकि संकट के कारण बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए थे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ समाज को भी इंप्रूव, बेहतर करना, ताकि बदलाव का फायदा गरीब लोगों तक भी पहुंचे। यह पूरा समय 1990-1992 भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, बदलाव का मोड़ था, जिसने देश को मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये वीडियो 1991 के आर्थिक संकट और एलपीजी रिफॉर्म्स को सरल भाषा में समझाता है। आप इस विषय को और समझने के लिए 1991 के आर्थिक सुधार, एलपीजी रिफॉर्म्स एक्सप्लेन देख सकते हैं। YouTube वीडियो देखने से जुड़ी जानकारी YouTube पर की गई आपकी गतिविधियों के इतिहास में सेव की जाएगी। YouTube आपका डेटा अपनी सेवा की शर्तों के तहत सेव और इस्तेमाल करेगा।